हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेंस की प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी। अभी प्री का रिजल्ट आया होगा आई थिंक यूपीएससी में। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ भाई, सिविल सर्विसेज अपने औकात के बाहर की चीज़ है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। प्री का रिजल्ट आया होगा और कुछ ही महीने में मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मेंस के समय मैंने कैसे किया था मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता देता हूँ। उस हिसाब से आप अपना टाइमलाइन फ्रेम कर लीजिएगा और क्या क्या करना है इन 2-3 महीने में वो डिसाइड कर लीजिएगा। मैं बस आपको एक अपना बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालाइज करिएगा और फिर उसके बाद एक्शन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही का वही एकदम छाप दिया, है ना। आप लोगों का अपना दिमाग होगा जो जिसने भी निकाला है प्री, और वो वैसे ही मतलब सोचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ, मैं लिखा हुआ हूँ मेंस प्रिपरेशन, ठीक। अब मेंस प्रिपरेशन में मैंने 8-9 पॉइंट इकट्ठा किए हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था इस टाइम के दौरान, वो सब चीज़ें मैं इस पर लिखा हूँ और बताऊँगा, ठीक है। पहला जो है टेस्ट सीरीज़। इतना टाइम है ही नहीं आपके पास कि पूरी चीज़ें रिवाइज कर पाए। सबसे बढ़िया वे है रिवाइज करने का, वो है टेस्ट सीरीज़ ही है। टेस्ट सीरीज़ एकदम ईमानदारी से अच्छे से देने का है। बस वही चीज़ आप कर पाओगे मेरे को लगता है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है एक्स्ट्रा टाइम लेके, पर मेरे को लगता है आप सबसे ज़्यादा सीखेंगे टेस्ट सीरीज़ से। टेस्ट सीरीज़ में भी आपका फोकस मार्क्स होना चाहिए, है ना। एक डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको कि मार्क्स के बगैर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा समझ के चलिए, आपको फोकस वहीं रखना है कि मैं मार्क्स कैसे से ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाऊँ। टेस्ट सीरीज़ में आप मार्क्स अचीव करने पे फोकस रखेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका दिमाग वैसे ही चलेगा, ठीक। तो सबसे पहला और प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है वो है फोकस ऑन मार्क्स और टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप बराबर दीजिए, जो भी लेना है लीजिए। मैं जैसे बता दूं तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ यहाँ जैसे बैठ के अभी वीडियो बता रहा हूँ वैसे ही मैं टेस्ट देता था। और हर फ्राइडे पेपर रिलीज़ होता था। 1-2 दिन देते हैं वो सबमिट करने के लिए ऑनलाइन, कि तो आप ईमानदारी से अपना लिखिए विखिए सब, और उसके बाद स्कैन करके उसको अपलोड कर दीजिए। फिर संडे के बाद 3-4 दिन मंडे ट्यूसडे तक उसका पेपर आंसर इवेलुएट होके रिलीज़ होता था। उस पर हम लोग चेक वेक कर लेते थे कि कितना मिला है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ऐसा। और फिर फ्राइडे को नेक्स्ट टेस्ट रहता था, है ना। तो बिटवीन में आपको, वीक के बिटवीन में आपको नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी भी करनी है और उसको इवेलुएट भी करना है, ठीक है। तो ऐसे मेरा रूटीन जाता था। तो जब मेरा ऑफिस रहता था तो मैं फ्राइडे को ना दे के टेस्ट सैटरडे को देता था। बीच में कहीं विंडो निकालता था, सुबह दे दिया या शाम को दे दिया, ऐसा टाइप का। पर जनरली जब मेरी छुट्टी रहती थी उस टाइम में पेपर मैं देता था और सुबह बैठता था। 10 से 1 पेपर रहता था, तो खा पी के बैठता था और स्ट्रेच में देता था, है ना। और फिर शाम का वाला पेपर देता था और फिर उसी दिन मैं अपलोड कर देता था। और फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करता था और जो इवेल्युएटेड पेपर आते थे उसको मैं एनालाइज करता था, कहाँ मेरे गलती हो रहे हैं, कहाँ कम नंबर आ रहा है, वैसा टाइप का करता था, ठीक है। तो टेस्ट को मैं बहुत सीरियसली लिया था और उसी में मैंने पूरी कोशिश की थी जी जान लगाने की, ठीक है। उसी भरोसे मेरा टू बी फ्रैंक निकला था। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंड राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप किताब की लैंग्वेज झाड़ देंगे ना तो एकदम वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो एकदम मेंटल बर्डन लगता है मेरे को। आप ऐसी चीज़ बिना समझे एक तो कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ऊपर से बहुत सारा रटने का पूरा दिमाग में ले लेंगे तो वो उसको निकालना भी मुश्किल होता है। आप लेकिन एक बार समझ गए ना, चीज़ें मेहनत लगती है थोड़ी, समझ गए तो अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना तो उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उसका क्योंकि पर्पस सर्व हो रहा है, वो जो चीज़ करनी थी, आपको कोई चीज़ सीखने के लिए दी गई थी, सीखे आपने उसको और अपने वे में उसको आंसर निकाला। तो उसको मैं मतलब हमेशा प्रमोट करता हूँ कि अंडरस्टैंड करें कि क्या लिखना है, क्या पूछ रहा है, और उसके बाद सोच के लॉजिक लगा के अपना खुद के वर्ड्स में आंसर लिखने का। इससे आपको नंबर मिलेंगे। और सामने वाले की मतलब आंखों में आंसू आ जाने चाहिए आंसर पढ़ के, एकदम ऑर्गेजम आ जाना चाहिए आंसर देख के आपका। इस टाइप का आपको लिखना चाहिए। मतलब क्या है मेरा मतलब कि ना इतना प्रैक्टिकली रिलेट किया है आपने उस क्वेश्चन को, जो पूछा है टू द पॉइंट आपने लिखा है, उसको पॉइंट वाइज लिखा है। ज़बरदस्ती की इधर उधर की बातें नहीं लिखी हैं। और क्लटर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत फिलर टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, ज़बरदस्ती फेंक नहीं रहे हैं आप। तो एकदम क्रिस्प आंसर लिखेंगे ना, आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। मैं जैसे उम्मीद किया था ना फाइनल एग्ज़ाम में, वह उतने ही के ही आसपास मुझे नंबर मिले थे। तो मेरा इवैल्यूएशन काफ़ी सही था। तो मेरे को लगता है कि उस वे में मैं आप लोगों को भी गाइड करना चाहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है 6 आवर्स सिटिंग कैपेबिलिटी एंड मेंटेन पेपर टाइमिंग। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना तो ऐसा होता है ना कि आपका दिमाग ट्यून हो जाएगा 6 घंटे बैठने के। हाँ, 6 घंटे की सिटिंग आवर भी इंपॉर्टेंट होती है। 6 घंटे आपका दिमाग ही नहीं बैठ रहा है तो आप
पेपर में कैसे करेंगे, वैसा हो जाता है। मतलब एकदम फ्री रहना चाहिए आपको, 5 बजे का सेकंड पेपर दे के भी फ्रेश फील होना चाहिए, ऐसा टाइप का मतलब सिनेरियो रहना चाहिए। जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, उससे आ जाता है ये पैटर्न। तो मैं जब सुबह बैठता था, सुबह 10 से 1 बैठता था, फिर पेपर रिलीज़ होता था पेपर 2 वाला, तो जाता था फोटोकॉपी स्टेशनरी और वहाँ पे प्रिंट निकलवाता था और वापस आके फिर खाना वाना खा के फिर 2 बजे बैठता था, है ना। 2 बजे का फिर उसके बाद देता था मैं 5 बजे तक, फिर उसके बाद रिलैक्स करता था थोड़ा, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लेके फिर एनालाइज करना शुरू करता था, जब पेपर का आंसर की वगैरह रिलीज़ हो जाता था या फिर वो रिटर्न वाले जो आंसर हैं वो रिलीज़ हो जाते थे, तब एनालाइज करता था। तो इस वजह से ना आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी बन जाती है कि 6 आवर बैठने की, वो भी ज़रूरी चीज़ होता है। एकदम फ्रेश फील करना चाहिए 6 घंटे के बाद भी आपको। ऊपर से आपका पेपर टाइमिंग मेंटेन करना है, जिस समय आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसी समय पे आप पेपर दें तो अच्छा है मॉक टेस्ट, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा काम करेगा। और रूटीन में अगर उसी समय पे आपका दिमाग काम कर रहा है उस टाइम पे, तो एग्ज़ाम के दिन भी उसी टाइम पे सबसे अच्छा काम करेगा आपका, ठीक है। ऐसा ना हो कि 5 से 8 दे रहे हैं आप एग्ज़ाम यहाँ मॉक टेस्ट में, और आपका एक्चुअल पेपर तो 10 से 1 है, तो 10 से 1 आपको उबासी आएगी, नींद आएगी, आपका दिमाग एकदम इधर उधर भटकेगा, फ्रेश नहीं रहेगा आपका दिमाग। तो क्या है ना, पैटर्न में रहेगा ना आपका ये टेस्ट सीरीज़ की वजह से, तो एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन भी आपका दिमाग उतना ही स्पीड से चलेगा, उतना ही ज़्यादा चलेगा, उसी टाइम में है ना। तो पेपर टाइमिंग मेंटेन करके रखिए, ये हेल्प होगी आपको। फिर उसके बाद जो है, टेस्ट व्हाट यू नो एंड लर्न व्हाट यू डोंट नो। जो पता है आपको, उसको आपको टेस्ट करने का है। जो मैं जानता हूँ, जैसे जो चीज़ क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में तो कुछ भी हो सकता है, मैं सोचूंगा भाई मेरे को आता है, पता चला वहाँ लिख रहा हूँ मैं तो नंबर ही नहीं आ रहे मेरे, तब तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तब वो चीज़ पता चल जानी चाहिए आपको कि हाँ मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। टेस्ट सीरीज़ ना इसीलिए होते हैं कि जितना ज़्यादा गलती करना है आप कर डालो और मेन पेपर एग्ज़ाम में ना हो, है ना। लाइव जैसे मैं मान लीजिए ऑफिस जा रहा हूँ, अब मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ तो जितनी मिस्टेक करना है कर सकता हूँ, लेकिन स्टेशन पे आके ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, फ़्लाइटें उड़ रही हैं, वहाँ पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने बैठूँ तो नहीं कर पाऊँगा ना। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ समझ के चलिए कि आपका टेस्ट सीरीज़ ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप जितना चाहे उतना गलती कर लीजिए, आपको सीखने का है उधर से, दिल पे नहीं लेना है मार्क्स को ऐसा। हाँ, तो जो भी आपको पता है वो आप टेस्ट करिए कि मुझे आता है कि नहीं। अगर आता होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं आता होगा तो आपको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है अपने दिमाग में, है ना। कि आप सोच के तो रखे हैं कि मेरे को आता है, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं आता है, तो वो टेस्ट हो जाता है एक तरह से। और अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो उसको सीखने का है, यही मतलब थ्योरी अप्लाई करने का है कि जितना मेरे को आता है उसको मैं लिख के जितना मार्क्स कमा सकता हूँ उतना कमाऊँ, जो नहीं आता है मेरे को उस पर ट्राई करूँ एग्ज़ाम टाइम में, नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम के बाद उसको सीख लूँ, ठीक है। ये चीज़ पेपर में नहीं होनी चाहिए मेन वाले, बस ये फोकस रखते हुए, है ना, आपको टेस्ट देना है। तो होपफुली समझ गए होगा। बी कंसिस्टेंट, मार्क्स में नॉट बी ऑन योर साइड। मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके, मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने टेस्ट सीरीज़ में, मार्क्स दिखाए आपको कि कैसे रहते थे मेरे, बहुत फ्लक्चुएट किए हैं, कुछ में 100 से नीचे भी आए हैं मेरे नंबर, क्योंकि बिल्कुल ही सब्जेक्ट नहीं आते थे मेरे को। लेकिन उस वीक के दौरान में मैं पढ़ के फटाफट 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 कैसे भी करके उसको कंप्लीट करने पे क्या हो जाता है कि ना एक सब्जेक्ट चढ़ जाता है दिमाग में। टेस्ट सीरीज़ का वो फ़ायदा रहता है। तो टेस्ट सीरीज़ करते रहें, कंसिस्टेंट रहें लास्ट तक, बहुत चेंज आ जाएगा आपके में, बहुत सारा चेंज आ जाएगा। आप पेपर की सिटिंग आपकी बढ़ जाएगी, सिटिंग आवर्स पढ़ने के बढ़ जाएंगे, आपको लिखने का एकदम स्पीड आ जाएगी और बढ़िया दिमाग चलने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ें नहीं आती, क्या चीज़ें आती हैं वो भी कवर हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, लेकिन उस टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से देने के चक्कर में आप उसको पढ़ लेंगे तो फटाफट निपट जाता है। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मार्क्स भले आपकी साइड ना हो, पेपर बिल्कुल ही नहीं आता हो, लेकिन आप पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पूरा आखिरी तक अच्छे से देने की कोशिश करें। मेन वही है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए कुछ भी ऐसा, ठीक है। सारी गलती माफ़ है आपकी, लेकिन फ़ाइनल एग्ज़ाम में ना हो, बस ये है ना, वो व्यू पॉइंट से दें। उसके बाद है थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, खाना और सोना बराबर रखना। मेरे ओवर थिंकिंग की जो मेरे को दिक्कत होती थी, मैं इधर उधर की चीज़ें बहुत सोचता था कि भाई मेरे जीवन में अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता था मैं सोचते सोचते, है ना। मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे जीवन को कौन देखेगा, ये वो अननेसेसरी चीज़ें सोचता था मैं। लेकिन उसका मैं बहुत ट्रायल हिट एंड ट्रायल करने के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरा खाना और सोना बराबर नहीं होता था। खाने में मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कभी भी खा रहा हूँ, ऐसा टाइप का रहता था। और सोने में मैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसमें भी मैं प्रायोरिटी सोने को पहले दूंगा कि आप बराबर स्लीप लें, कभी भी ओवर स्ट्रेच ना करें पढ़ाई लिखाई की, 3-3 4-4 बजे तक
कर रहे हैं वो भाई आपकी हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल, पर मेरा बॉडी ऐसा ट्यून नहीं है, मेरे को सोना ज़रूरी रहता है ताकि मेरा दिमाग मतलब दिन में अच्छा काम कर सके। और बराबर खाने का, ऐसा ना हो कि चौबीसों घंटे मतलब कभी भी मुंह में मिल रहा है तो ले लिए कुछ, ऐसा एकदम ऐसा नहीं करना है ना। बराबर दो तीन चार टाइम जैसे भी खाना है खाइए, उतने ही टाइम खाइए। और ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। बोले तो मतलब कि ऐसा कि ओवर थिंकिंग ना आए, टेंशन ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो आपका बेवजह। वो तभी होता है जब सोना खाना बराबर नहीं है। मेरे केस में तो ऐसे ही होता था, आप अपने में ट्राई करके देखिएगा। फोकस्ड रहना है मतलब, ठीक है। मेंस विल बी योर ट्रम्प कार्ड। मेंस की नहीं, मेंस ऐसा है ना जो आपकी नैया डुबा भी सकता है और आपकी नैया संभाल भी सकता है। मेंस प्री का पेपर अगर ख़राब गया ना तो मेंस से आप पूरा का पूरा कवर अप कर सकते हो, ठीक है। प्री और मेंस ऐसे है ना, मतलब मेंस ऐसा है ना कि आपका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 600 मार्क्स का होता है क्योंकि वो है ना। इंटरव्यू में आप कुछ नहीं कर पाएंगे उतना, क्योंकि अनसर्टेन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा। प्री में भी ऐसा होता है कि कभी जीएस कैसा आ गया कैसा नहीं आया कुछ पता नहीं रहता। लेकिन मेंस ना पूरा टेक्निकल रहता है और वहाँ पर आप पूरे मार्क्स खींचने की कोशिश कर सकते हो। अब पेपर ही बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ एकदम दिमाग में बैक ऑफ योर हेड रखिएगा कि अगर मेरा पेपर ख़राब हुआ है प्री में तो मैं पूरा का पूरा बचा सकता हूँ मेंस के थ्रू, और अगर मेरा प्री बहुत अच्छा गया है तो मैं मेंस के थ्रू बिगाड़ भी सकता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो आप अगर मेंस ख़राब हुआ तो। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बचाव पूरा मेंस ने किया था। मेरे को समझ में आ गया था प्री में मेरे अच्छे नंबर नहीं है, कैसे भी अपने को बचाना है, तो मैंने मेंस में पूरा जी जान लगा दी थी और मेरे को ठीक ठाक मिल गए थे, तो मैं खुश था। तो मैं वही चीज़ बोलूँगा आपको, मेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो अच्छे से गया आपका तो लिस्ट में तो आ जाएंगे, पर जितना जैसा बाकी दोनों फेज़ में आप इंटरव्यू और प्री में परफॉर्म करते हो उस हिसाब से मेरिट में आएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। यूपीएससी में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। आज आप सिलेक्टेड हो डजंट मीन कि कल आप भी सिलेक्टेड रहोगे ऐसा रहता है। कई लोग देखे होगे आप, दिए पड़े रहते हैं, बहुत लोग पेपर दिए पे दिए पड़े हैं, मतलब ऐसा होता है क्योंकि उनको निकालने के बाद भी उनकी इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो नहीं ला पा रहे हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं शायद। तो इस लेवल की अनसर्टेनिटी आप हैंडल कैसे करेंगे? तो नए क्वेश्चंस फेस करना, अपने जो नॉलेज का होराइज़न है, मतलब आपकी नॉलेज की विड्थ है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको तो कैसे ना कैसे बचा लोगे आप अपने आप को। तो मेरे केस में तो ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, ऑफिस में भी पढ़ता हूँ, पहले से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, उस वजह से मेरी नॉलेज क्या ब्रॉड है थोड़ी। तो अगर इधर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है उधर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा थोड़ा लिख के मैं कैसे भी बचा सकता हूँ। तो अनसर्टिनिटी वैसे कम होती है, मतलब हैंडल वैसे किया जाता है, मेरे को लगता है ऐसा, जो मैंने सीखा इस प्रिपरेशन के दौरान। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक मेरे पास पेपर रखा हुआ है, ये पेपर आई थिंक 2 या 1 में है। ये पेपर 2 में है। पेपर 2 मेरा बेकार गया था, उतना अच्छा नहीं गया था। हाँ, ये 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय, एक बी पार्ट है, बी का एक पार्ट है वो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, सजेस्ट अ प्रोटेक्शन मेथड फॉर ईएसडी। अब ये क्वेश्चन मैं कहाँ, कोई पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, मेरे को थोड़ी पता था ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। अब प्रिपरेशन के दौरान में ऐसी चीज़ें तो नहीं पढ़ाई जाती। अब ये मेंस में आ गया है तो मे भी थ्योरी में इंक्लूड कर दें, पर डजंट मीन कि ये हमेशा कोई पढ़ाता ही होगा करके। अब मैं कैसे करूँगा, मैं भी तो एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, अब मैं कैसे फेस किया इसको। अब ये चीज़ ऐसा हुआ है ना कि मैंने पढ़ी नहीं थी प्रिपरेशन के दौरान, ये मैंने ऑफिस में सीखा था। ऑफिस में कोई सर ने मुझे बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज अपन इक्विपमेंट को छूने के पहले पहनते हैं। एक बैंड होता है, बैंड टाइप का, वो इक्विपमेंट से लगा होता है, उसको पहन के हमको छूना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ही छू दिए तो हमारे अंदर जो स्टैटिक्स चार्ज होते हैं वो जाके छूओगे आप तो इक्विपमेंट पे चढ़ जाएगा, उसको झटका लगेगा। तो ऑपरेशन में है वो पूरा टाइम 24 घंटे चल रहा है और आप जाके ऐसे ही छू दिया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है, वो मेल फंक्शन कर सकता है इक्विपमेंट, है ना, तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो इसीलिए हम वो बैंड पहनते हैं। वो बैंड क्या होता है, कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, तो सारे हमारे जो स्टैटिक चार्ज होते हैं वो जाके नीचे चले जाते हैं और फिर उसके बाद हम जब इक्विपमेंट छूते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होता। सेम स्टोरी मैंने इस आंसर में लिखी थी और मेरे को लगता है बराबर नंबर मिले होंगे। मेरे को अब पता तो नहीं है कितना, पर कैसे मैंने संभाला मैं वो बता रहा हूँ। अब ये चीज़ थोड़ा ना कोई आपको पता रहेगी। अब इसी में एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 का 2, कि रडार के ऊपर दिया हुआ है भाई।
अब मिसाइल आ रही है रडार की तरफ और रडार कैसे उसको पकड़ेगा और उसमें कैसे रेंज एम्बिग्यूटी निकालेगा, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं किए थे। अब मैं इसको नहीं कर पाया, मेरे को लग रहा था कि भाई ये तो अपने औकात के बाहर का है तो इसको छोड़े, है ना। क्या चीज़ चूज़ करना है लिखने के लिए, क्या चीज़ नहीं करना है, वो सब भी सीखने का है आपको, है ना। मेन पॉइंट यही है, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं बताया कि मार्क्स आने चाहिए बस। कैसे भी मैं उस 3 घंटे बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कहाँ से मेरे को मार्क्स मिल सकता है, कि भाई ये नहीं बन रहा है तो दिल पे नहीं लेना है भाई अपने को क्वेश्चन, दूसरे पे बढ़ो आगे करके, ऐसा, है ना। बड़ी बड़े क्वेश्चंस थे सेकंड पेपर में, तो इतना मैं आधा टाइम सोचता रहा था। और पेपर 1 में ऐसा था कि मैंने मुंडी तक नहीं उठाई, इतना लिखा हूँ मैं, मतलब इतना मेरे को मतलब सिंपल लग रहा था मेरे को उस टाइम पे पेपर 2 में। लेकिन मेरे को पता था कि दिक्कत हो सकती है और हुई भी, कम नंबर मिले थे। तो ये सारी अनसर्टेन चीज़ें हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे दिखा सकता हूँ जो आपको फील आएगा कि अरे यार ये कहाँ से मैं बताऊँगा, ये तो मुझे समझता ही नहीं। आपको उसी टाइम पे दिमाग लगा के कुछ तो भी लिख के कैसे भी कमाने का रहता है। ये चीज़ आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हो, है ना। तो वहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, और आपका जो नॉलेज है उसको कैसे भी आपको अप्लाई करना रहता है ना। तो उस सॉर्ट में देखिए आप कि पढ़े हैं जो, उसको मैं कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पेपर, एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन में लग जाता है ना। जो मैं पढ़ा हुआ हूँ उसको कहीं कैसे भी तो फिट करना है उसमें, ऐसा टाइप का मैं मतलब सोचता हूँ जब क्वेश्चन पेपर्स बनाता हूँ, मतलब सॉल्व करता हूँ, तो कि जो अमन ने सीखा है उसको अप्लाई कर सकें, है ना। तो वैसे में ना आप सीखते भी हैं, नंबर मिलता है तो और अच्छा भी लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं है, टेस्ट सीरीज़ में भी मिलेंगे, मेन पेपर में भी मिलेंगे। कैसे आप उनको हैंडल करेंगे वो आपके ऊपर है, पॉइंट यही है, मार्क्स आने चाहिए, ठीक। फाइनली लास्ट पॉइंट है, बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ये है, थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मेक इट वर्थ। मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, तो आपने मेरा 4 वीडियोस का वो प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा होगा आई थिंक, जिस पे मैं इंटरव्यू की तैयारी किया हूँ। पूरे 4 वीडियोस में उसमें मैं कैप्चर किया हूँ। जब मेरे मेंस के रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद से आखिरी तक, पूरा सिलेक्शन तक, तो उसमें मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया, सोचिए कि मैंने लाइव कोशिश की कि यूपीएससी का एक माहौल मैं कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में पहली बार मौका मिल रहा था और मैं उसको वर्थ इट रखना चाहता था। मैं शायद नॉट सेलेक्टेड हो सकता था, इतना बड़ा चीज़ मैं करने को बैठ गया कि चलो मैं इसको कैप्चर करूँगा, इसके ब्लॉग बनाऊँगा। वो 3-4 वीडियो भले उतने लोगों को ना हिट करे, मेरे को लेकिन बहुत पसंद है। कल को मैं बूढ़ा हो गया मान लो, पीछे पलट के देखूँगा वो वीडियो कि मैं एक्चुअली उसको कर पाया। मैंने आइडिया निकाला था दिमाग से कि चलो ये करते हैं, मज़ा आएगा करके, और बहुत बड़ा रिस्की चीज़ था और उसके लिए मैंने ज़्यादा पुश भी किया था, और होपफुली अब वो पॉजिटिवली निकला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और 4 वीडियो में मैंने रियल जर्नी कैप्चर करने की कोशिश की। मैं पूरा गया वहाँ, कैसे इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद कैसे वापस आया, सब कुछ मैंने कैप्चर किया। अब सोचिए मैं पढ़ रहा हूँगा आधा टाइम कि आधा टाइम वीडियो बना रहा हूँगा, तो लेकिन वो लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस हो गया ना मेरे लिए। मैं पॉइंट वो समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं पीछे पलट के देखूँगा तो मुझे हमेशा अच्छा लगेगा, कल को मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, देखूँगा कि हाँ भाई मैंने ये कोशिश की थी और मेरे से हो गया। मेरे पास मौका एक ही था मेंस देने का, पहली बार मेंस दिया, पहली बार इंटरव्यू दिया, प्री मैंने 2 बार दिया था, पहली बार में नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा अब फिर से मैं प्रिपेयर करने की हालत में भी नहीं हूँ, मेरी एज बढ़ते जा रही है, अब मेरा दिमाग उस लेवल पे लोड नहीं ले पाता है, अब मैं उतना लोड लेना भी नहीं चाहता करके। तो धीरे धीरे मतलब रिलीज़ हो ये चीज़, और मैं चाहता था कि एक बार में ख़त्म हो भाई, कि हाँ भाई हो जाए, कम से कम मेरे को ज़िंदगी में याद रहेगा कि करा है मैंने। तो उस वे में मैंने थोड़ा चीज़ें ली थी, और मैं भी आपको भी वही बोलूँगा, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसा ना हो कि बार बार देना पड़ जाए आपको, और एकदम एकदम आपके लिए एक हॉरर की एक्सपीरियंस की तरह बन जाए ये। मैंने इस वे में लिया था और उसी वे में मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाया भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है आप लोगों को। तो होपफुली ये पॉइंट थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी ज़िंदगी में देने ना मिले आपको, तो ये अच्छे से जितना हो सके दीजिएगा। लास्ट मैं कहीं इधर उधर मार्क्स अपने डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख लेना। मेरे को पेपर 1 में मिले थे 193 और 4 समथिंग। मैंने 200 का एक्सपेक्ट किया था और मैंने बनाया 220 के अराउंड, 220 के आसपास का था पेपर। और पेपर 2 में मैंने 180 के आसपास का बनाया था,
जिसमें से मुझे 145 मिले। मैंने एक्सपेक्ट तो 160 के अराउंड कुछ किया था, पर उतने आई नहीं, हर समय चलता नहीं है अपना ऐसा है। पर भी मैं खुश था कि उसी के भरोसे मेरा हुआ था, है ना। तो होपफुली आप लोग भी ऐसा कुछ अपने दिमाग में बना पाए, स्टोरी बना पाए कि कभी ज़िंदगी में पलट के देखें तो आप लोग को भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मैंने सोचा था और क्लियर भी हुआ, और जैसे जैसे सोचा था वो हुआ, तो अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे आप लोग को। सब कुछ प्रैक्टिकल है, जो भी मैंने किया है वही मैं बता रहा हूँ, कोई किताब विताब का कहीं से मैंने नहीं बताया कि उठा के, है ना। जो चीज़ें मैंने की वही बताया। तो होपफुली ऑल द बेस्ट जो भी देने वाले हैं उनको। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक